Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing mass weight and density part 2. अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारी की सारी थ्योरी जो है वो कवर कर ली है। इन दिस वीडियो में आपको इस चैप्टर के रिलेटेड सारे के सारे जो पास्ट पेपर्स हैं वो करना सिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू द सब टॉपिक। तो जो जो क्वेश्चन आ सकता है, जो जो क्वेश्चन की टाइप आ सकती है, वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, दैट वीडियो इज नेसेसरी फॉर यू टू वॉच, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी आपको ये वाली वीडियो शायद ही समझ आए। तो या स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5. A student writes two statements about mass and weight. 1. Mass is the property of a body which resists change in a state of rest or motion. 2. Weight is the amount of substance in a body. राइट ऑफ द बैट हमें ये पता है कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये डेफिनेशन जो है हम यूज करते हैं फॉर मास। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए बॉडी। समझ आ गई? तो ये हमें पता है कि इट कैन आइदर बी ए और डी। और स्टेटमेंट नंबर 1, mass is the property of a body which resists change in a state of rest or motion. This is correct. और ये हमारे पास मास की एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है, मास इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया। अगर हमने मास को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया, हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। लेकिन हमने अगर मास को यूजुअली डिफाइन करना है, हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। एंड ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, it is exactly the same as this definition. Inertia is the tendency of an object in motion to remain in motion and an object in rest to stay in rest. तो ये दोनों definitions जो है they are basically the same. अच्छा, तो हमारे पास statement number 1 सिर्फ correct है, so yeah, A is the right answer. Question 27. A block of metal is placed on an electronic balance to record its mass. What is the unit of the reading on the electronic balance and what is the unit of weight? अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मास मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मास मेजर करते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट से मास मेजर कर रहे हैं, उसके ऊपर जो यूनिट आएंगे वो भी मास के ही यूनिट आएंगे, और हमारे पास जो मास के यूनिट होता है इट इज किलोग्राम। एंड ऑब्वियसली हम एग्जैक्टली सिर्फ किलोग्राम तो नहीं यूज करेंगे, हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेशन आ जाती हैं, जैसे कि किलोग्राम, मिलीग्राम, मेगाग्राम या ग्राम, राइट? तो हम ये सारी की सारी डिनोमिनेशंस यूज कर सकते हैं, राइट? तो द यूनिट ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस विल बी ग्राम। और हमें यह भी पता है कि जो वेट है, वेट इज अ फोर्स, और जो फोर्स की यूनिट होता है, जो फोर्स का यूनिट होता है, इट इज न्यूटन्स, राइट? तो हम न्यूटन्स चूज कर लेते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। अगेन आई विल एक्सप्लेन। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो मास को मेजर करता है, देयरफॉर उसके ऊपर जो रीडिंग आएगी और जो यूनिट आएगा, इट विल आल्सो हैव द यूनिट ऑफ मास। और हमारे पास जो वेट है, वेट इज अ फोर्स, देयरफॉर हम एक फोर्स के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो हम वेट के लिए भी यूज करेंगे। तो हमारे पास जो वेट का यूनिट आ जाता है इट इज न्यूटन। तो बी इज द राइट आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हिच लिस्ट कंटेन्स ओनली क्वांटिटीज दैट कैन बी चेंज बाय फोर्स। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली एक चैप्टर करवाया था, एक सब टॉपिक करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ फोर्स कैन चेंज दीज क्वांटिटीज। सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम। आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वॉल्यूम। जैसे हमारे पास ये एक कैन है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इट विल कंप्रेस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो हम इसकी शेप भी चेंज कर रहे हैं
हमारे पास पहले ये सिलिंड्रिकल शेप का कैन था, उसके बाद ये इरेगुलर शेप का कैन हो गया, और हम इसका वॉल्यूम भी चेंज करें। पहले इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा था और बाद में इसका वॉल्यूम काफी कम हो गया। तो हम शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास डेंसिटी है। इफ वॉल्यूम कैन बी चेंज, सो कैन द डेंसिटी। स्पीड, यस। फोर्स कैन एक्सेलरेट, ये हमने डायनामिक्स में पढ़ा था, और डिसेलरेट ऑब्जेक्ट्स। मास, फोर्स कैन नॉट चेंज मास इन एनी कंडीशन। हमें पता है कि मास कैन नॉट बी चेंज बाय एनीथिंग। हमारे पास जो मास है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। अगर आप किसी भी जगह पे मास को ले जाओगे, द मास विल नॉट बी चेंज्ड। अगर आप कोई भी चीज कर लोगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू कैन नॉट चेंज द मास अनलेस और अनटिल। अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है ऑफ 10 किलोग्राम्स और आप इसके ऊपर से 2 किलोग्राम्स रिमूव कर देते हो, दैट्स द ओनली वे यू कैन चेंज द मास। अच्छा, आगे हमारे पास ये कुछ क्वांटिटीज थी जो हमने बतानी है, जो हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग फोर्स। अच्छा, मास 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 ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर डी आ जाता है। शेप, वॉल्यूम एंड वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय फोर्स। अच्छा, आगे हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। Four objects of different masses are situated in places with different gravitational field strength. Which object has the greatest weight? हमारे पास वेट का जो फॉर्मूला था, इट वाज W इज इक्वल्स टू mg, यानी कि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारे पास यहाँ मास भी मौजूद है और हमारे पास यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी मौजूद है। तो हम इससे मास निकाल वेट निकाल सकते हैं। यस, वी कैन कैलकुलेट द वेट यूजिंग दीज वैल्यूज। तो सबसे पहले हम ए का वेट निकाल लेते हैं। 3 into 10.4 mass into gravitational field strength, that will be, I believe, 31.2। आगे हमारे पास 3.5 into 9.5, 3.5 into 9.5, I have to take out the calculator। All right, तो 3.5 into 9.5, that will be 33.25। 33.25। आगे 4 into 10.2, 4 into 10.2 will be 4 into 10.2 will be 40.8। और लास्ट हमारे पास है 4.5 into 9, 4.5 into 9, that will be 40.5। तो क्लियरली हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वेट है, दैट इज ऑफ सी, जो हमारे पास था 40.8। राइट, लेट मी कंफर्म। 4 into 10.2 will be 40.8। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वेट है, दैट इज ऑफ सी। हमने सिंपली मास को मल्टीप्लाई कर दिए विद द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड वी गॉट द वेट। तो या सी इज द राइट आंसर। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। A body of mass 10 kilogram falling freely in the gravitational field close to the moon's surface has an acceleration of 1.6 meter per second square। So basically हमारे पास जो gravitational acceleration है, यानी कि the acceleration caused by the force of gravity on the moon, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून? तो हमने इस वैल्यू से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है ऑन द मून। ये पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए दैट न्यूटन पर किलोग्राम, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है, यहां मैंने मेंशन किया हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमारे पास जो यूनिट है, न्यूटन पर किलोग्राम, इज बेसिकली इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आपको समझाया था इन द लास्ट लेक्चर। अगर आपको याद नहीं है, मैं आपको अगेन एक और दफा समझा देता हूं। फर्स्टली, हमें ये तो पता है कि न्यूटन जो है, ये फोर्स का यूनिट है और इसकी जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो है केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये भी नहीं पता, अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। फोर्स का यूनिट है तो हम फोर्स का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए। अगर हमने फोर्स का यूनिट निकालना है, ऑफ कोर्स आगे जो हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स लिख लेते हैं। हमारे पास मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया फोर्स का जो एक्चुअल यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन है, इट इज शॉर्ट फॉर abbreviation है of kg meter per second square. Newton is now equal to kg meter per second square. अब अगर हम न्यूटन की जगह ये एक्सप्रेशन डाल दें, न्यूटन की जगह ये एक्सप्रेशन डाल दें, बिकॉज दे आर बेसिकली द इक्वल, तो हम इनको एक दूसरे की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ये हम कर लेते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम एक डिनोमिनेटर में है, एक न्यूमरेटर में है, इन दोनों को कट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो यूनिट है, दे आर बेसिकली द सेम। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है बिफोर ईच यूनिट, यहाँ हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ हमारे पास 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम है। दे आर बेसिकली द सेम, और हमारे पास जो सेम वैल्यूज है उनका सेम ही मैग्नीट्यूड होगा। तो 1.6 meter per second square, 1.6 meter per second square is basically equal to 1.6 Newton per kilogram. Okay, अगर this is clear, let's move on. अगर आपको ये समझ नहीं आई, go back and watch again. I'm pretty sure आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, the mass of the parachutist is 60 kilogram and his weight is 600 newtons. C. State what is meant by mass and weight. हमारे पास दो डेफिनेशन है जो हमने याद की हुई है। सबसे पहले मास की जो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। और हमारे पास जो वेट की डेफिनेशन है, अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड वेट। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर लेता हूं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास एंड a pull on an object due to gravitational field strength is called weight. तो ये आपने लिख लेने हैं in the given spaces, मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, the mass m of an object is related to its weight w and the gravitational field strength g. Which equation shows the relationship? हमारे पास तो बेसिकली एक ही इक्वेशन है जो वेट, मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये रिलेट करती है, और वो है हमारे पास वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप यहां देख सकते हैं, ईच ऑप्शन उन्होंने इसी इक्वेशन को एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। पहले हम ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं। इन एनी केस, अगर हम मैथ्स को सब्जेक्ट बनाएं, अगर हम मैथ्स को एक साइड पे रख दें और वेट और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को एक साइड पे रख दें, हमारे पास क्या ये एक्सप्रेशन आती है? नहीं आती, क्योंकि अगर हमारे पास मास एक साइड पे है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली इक्वल टू मास। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है, इट इज इनकरेक्ट। आगे हमारे पास ऑप्शन बी है। अगेन अगर हम मैथ को सब्जेक्ट बनाएं और हमारे पास वेट एक जगह पे आ जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेट से जाके डिवाइड हो जाती है, तो हमारे पास इस तरह की कुछ एक्सप्रेशन आती है, वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास। और आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास यही एक्सप्रेशन है इन बी। ये वाली भी देख लेते हैं ऑप्शंस। यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में वेट है और न्यूमरेटर में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, विच इज द ऑपोजिट। ठीक है ना, इट शुड बी द ऑपोजिट। और यहाँ इट इज टोटली इनकरेक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, विच मेक्स जीरो सेंस। अच्छा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच रो शोज द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। हमारे पास जो कॉमनली नोन फैक्ट है, अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इट इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। आजकल हम यूज करें 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ये याद कर लें कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इट इज 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम।
लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है तो हम यही वैल्यू यूज करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने हमें बेसिकली दिए हुए हैं डिफरेंट मासेस, और उन्होंने हमें दिए हुए हैं डिफरेंट वेट्स, और हमने बताना है कि अर्थ की सरफेस पे अकॉर्डिंग टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर जो बॉडी है, हर प्लैनेट है, हर स्टार है, उसके ऊपर डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द प्लैनेट। जैसे अगर आप सन पे जाओगे, सन के ऊपर एक डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, और आपने अभी देखा भी होगा जो उन्होंने मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट किया, इट इज 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। इट इज वेरी exponentially less than Earth's gravitational field strength. अर्थ पे हमारे पास है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, और मून पे हमारे पास है 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। खुद ही आप इमेजिन कर सकते हैं हाउ मच डिफरेंट दैट इज। आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स की वीडियोस वगैरह आती हैं उसमें आपको नजर आता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं व्हेन दे जंप, वो काफी आहिस्ता आराम से दे कम टूवर्ड्स द सरफेस, क्योंकि मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा है ही नहीं। दैट्स व्हाई जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज आल्सो क्वाइट लेस। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, विच इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली, उस हिसाब से हमारे पास कौन सा मास है और कौन सा वेट है। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो फॉर्मूला होता है विच रिलेट्स मास, weight, and gravitational field strength, it is W is equals to mg। अब हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना है बेसिकली रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। उन्होंने हमें तीनों की तीनों वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है ना, हमें उन्होंने वेट भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में वेट डाल लेते हैं 0.2, मास डाल देते हैं 2, और जब हमारे पास g आएगा विच इज 10, जिस इक्वेशन में, जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास जी 10 आएगा, वो एक्सप्रेशन हमारी करेक्ट होगी। जैसे अगर हमारे पास यहाँ 0.2 है और यहाँ जाके 0.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 0.1। हमें पता है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इट इज नॉट 0.1 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ए इज इनकरेक्ट। बी में हमारे पास मास 2 है, वेट 10 है, वेट डाल लेते हैं 10, मास डाल लेते हैं 2, multiplied by the gravitational field strength, 10 divided by 2 will be 5 newtons per kilogram. This is again wrong. C पे आ जाते हैं। C पे हमारे पास weight 5 है, 5 is equals to m which is 5 again into g which is जो हमने निकालनी है 5 by 5 is 1। It automatically makes D the right answer. How? Again same formula, W is equals to mg। W हमारे पास है 50 और मास हमारे पास है 5। जी हमने निकालना है 50 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 10 न्यूटन पर किलोग्राम। आगे हमारे पास अप्रोप्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, राइट, अर्थ पे जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन पर किलोग्राम। और जब हमने वेट डाला है और मास वेट से डिवाइड किया, हमारे पास 10 न्यूटन पर किलोग्राम आ गया, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। अब हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द इजी क्वेश्चन। Question 12. A student takes measurements to find the density of a regularly shaped block. हमारे पास एक regularly shaped block है. Which formula used to calculate the density of the block? Which formula is used to calculate the density of the block? हमारे पास जो density का formula होता है which is very easy. Density is equals to mass divided by volume. Rho is equals to mass divided by volume. देख लेते हैं कौन सी एक्सप्रेशन इट इज करेक्ट, कौन सी एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ए सीम्स टू बी द राइट आंसर। आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन एनी मोर। वेट, एरिया, वेट, वॉल्यूम, ऑल इनकरेक्ट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 18 पे। सम गैस ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ पिस्टन। तो हमारे पास है वी हैव अ गैस इन ए सिलेंडर, और हमने उस पिस्टन से इस गैस को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है। पहले हमारे पास
ये पार्टिकल्स थे, और हमने पिस्टन की वजह से हमारे पास काफी ज्यादा वॉल्यूम था, लेकिन हमने जब इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया, हमारा पिस्टन इधर आ गया, and the particles are more close together now. Which property of the gas does not change? The density of the gas is changing. हमें पता है कि density is equals to mass divided by volume. अब अगर आप वॉल्यूम कम करोगे, if you decrease the volume, since volume is in the denominator, what will happen is that the density will increase. आप देख सकते हैं density is equals to mass divided by volume. Volume and density are inversely proportional. आपको पता है कि जब भी कोई चीज inversely proportional होती है, when one thing decreases, जैसे हमारा यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, the density will increase. आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम कम होता जा रहा है, हमारा द स्पेस इज रिड्यूसिंग, द पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर टुगेदर. यहाँ जहां हमारे पास पार्टिकल्स काफी दूर दूर थे, अब हमारे पास पार्टिकल्स काफी पास आ गए, क्योंकि द वॉल्यूम हैज बिन डिक्रीज्ड. अच्छा, मास मास डज नॉट चेंज. मैंने आपको काफी दफा बताया है कि द मास ऑफ द पार्टिकल्स विल रिमेन द सेम. ये मैंने बहुत दफा एक्सप्लेन कर दिया, और बहुत दफा मैंने आपको बार बार ये समझाया कि मास विल नॉट बी चेंज्ड इन एनी कंडीशन, अंडर एनी कंडीशन, अनलेस और अनटिल यहाँ से कुछ पार्टिकल्स एस्केप कर जाए. अच्छा, प्रेशर विल डिक्रीज इंक्रीज, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट, क्योंकि अभी हम प्रेशर के चैप्टर पे आए नहीं. डी, वॉल्यूम. वॉल्यूम जाहिर बात है, अगर आप एक सिलेंडर के अंदर से जगह कम कर रहे हो, जाहिर बात है यू विल चेंज द वॉल्यूम. इन दिस केस यू आर रिड्यूसिंग द वॉल्यूम. अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऑन टू द एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ डेंसिटी, जो हम इनकाउंटर कर सकते हैं, जो मीडियम डिफिकल्टी के हैं. क्वेश्चन नंबर 32. द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक. यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसके हमारे पास डायमेंशंस भी हैं. द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 2.5 grams पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक? हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट? मास हमारे पास नहीं है, हमने मास निकालना है. हमारे पास है डेंसिटी, और हमने वॉल्यूम में निकालना है, क्योंकि जाहिर बात है हमारे पास डायमेंशन पड़ी हुई है. वी कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम. हमें पता है कि अगर हमने क्यूबॉइड का, किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना हो, वी जस्ट मल्टीप्लाई द लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. हाइट हमारे पास 3 है, लेंथ लेट्स से हमारे पास 5 है, और विड्थ हमारे पास है 4. इन चारों अगर हम डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास तीन ही डायमेंशंस होती है ना ऑफ अ क्यूबॉइड. एक हाइट होती है, जो हमारे पास एक वर्टिकल हाइट है, वो 3 सेंटीमीटर है. हमारे पास जो इसकी एक लेंथ है, वो 5 सेंटीमीटर है. हमारे पास जो इसकी एक विड्थ है, इट इज 4 सेंटीमीटर. अगर हम इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा 3. लेंथ एक्चुअली हमारे पास 5 है. 5 into 4 into 3, that will be, I believe, 60 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया. हमारे पास डेंसिटी पहले से थी. 2.5 is equals to mass divided by 60, which is the volume. 2.5 into 60 will be 150 grams. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, you'll get 150 grams, and which is the mass. All right, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. ये आपकी जो डिफिकल्टी है इस क्वेश्चन की, दिस इज द हाईएस्ट डिफिकल्टी दैट इट गेट्स, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट. ये काफी आसान क्वेश्चन है अगर आप ये ध्यान से देखो. अच्छा, टू ब्लॉक्स आर जॉइंड टुगेदर. हमारे पास एक ये ब्लॉक है विच इज ग्रे, और एक हमारे पास ये ब्लॉक है विच इज व्हाइट. ठीक है. वन ब्लॉक हैज अ डेंसिटी ऑफ 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड the other has a density of 9 gram per centimeter cube. What is the overall density of the two blocks joined together? अब हमने निकालनी है इसकी ओवरऑल डेंसिटी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी जो सेपरेट मास है वो निकाल लेते हैं. सेपरेट मास जो है, पहले हम इसका मास निकाल लेते हैं. 6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब वाले क्यूब का मास निकाल लेते हैं. उसके बाद हम इस 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली डेंसिटी वाले ब्लॉक की
वो निकाल लेते हैं मास। सबसे पहले हमने इसका मास निकालना है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास है 6 और हमारे पास मास निकालने वाला है। वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं। लेंथ हमारे पास है 1, विड्थ है हमारे पास 1 और हाइट है हमारे पास 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 विल स्टिल बी 1। देयरफॉर ये जो क्यूब है इट इज 6 ग्राम्स। इस क्यूब का मास है 6 ग्राम्स, ये जो ग्रे क्यूब है। अब हम इस क्यूब का मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। 2, 2 1 एंड 1। तो इसकी हमारे पास जो डायमेंशंस आएंगी, जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। 2 इंटू 1 इंटू 1, द वॉल्यूम इज नाउ 2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास आ गया। हमारे पास इसका जो डेंसिटी थी वो पहले से थी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज 9, मास हमने निकालना है। वॉल्यूम हमारे पास है 2। 2 इंटू 9 विल बी 18 और हमारे पास जो निकालने वाला था वो मास था, सो 18 ग्राम्स इज द मास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कंबाइंड मास जो है वो निकाल लेंगे। इस क्यूब का मास और इस क्यूब का मास, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस क्यूब का मास और इस क्यूब का मास हम ऐड कर देंगे। हमने क्या करना था, हमने ओवरऑल डेंसिटी निकालनी थी ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक्स ज्वाइंट। अगेन हम तीसरी दफा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंस हमने ओवरऑल डेंसिटी निकालनी है, हम पहले ओवरऑल मास लेंगे। ओवरऑल मास यानी कि इस क्यूब का मास, इस क्यूब का मास और इस क्यूब का मास, ओवरऑल मास लेंगे विच इज आई बिलीव ये 18 ग्राम्स का था, ये वाला ब्लॉक व्हाइट वाला। और ग्रे वाला ब्लॉक था हमारे पास 6 ग्राम्स का था। 6 प्लस 18, दैट विल बी 24 ग्राम्स। और ये हमारे पास कंबाइंड मास है ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक्स कंबाइंड। 24 ग्राम्स है हमारे पास ये। और वॉल्यूम, अब हम वॉल्यूम भी कंबाइंड निकालेंगे। ये हमारे पास है इसकी डायमेंशन 3, मतलब जो ओवरऑल है। अगर हम इस पूरे ब्लॉक की डायमेंशन देखें, इट विल बी 2 + 1, जो हमारे पास कंबाइंड आ जाती है 3 सेंटीमीटर्स। और जो हमारे पास हाइट है और विड्थ है वो सेम है। तो 3 × 1 × 1 विल बी द वॉल्यूम। तो हमारे पास जो कंबाइंड वॉल्यूम है, इट इज वॉल्यूम इज 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। रो इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास है हमारे पास 24, वॉल्यूम हमारे पास 3 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट विल बी 8 grams per centimeter cube. So C is the right answer, and remember, this will be the highest difficulty question that you will ever get in this chapter. इससे मुश्किल कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, लाइक मैंने देखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस देखे हैं। दिस इज द हार्डेस्ट आई कुड फाइंड। अगर आपको ये समझ नहीं आई, गो बैक, वॉच इट अगेन, होपफुली आपको समझ आ जाएगी उसके बाद। लेकिन दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने हर एक एस्पेक्ट का, आपने देखा होगा नोट्स के नीचे, मैंने उसके रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। जैसे यहाँ मैथ्स के हैं, मैथ्स इनर्शिया, हमने मैथ्स और इनर्शिया का क्वेश्चन डाला हुआ है। यहाँ हमारे पास वेट, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, उसका हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये वो। एंड डेंसिटी के हमारे पास है। तो मैंने हर एक एस्पेक्ट इस चैप्टर का इस वीडियो में कंक्लूड कर दिया है। इट इज mass, weight, and density part 2. So yeah, thank you for watching. Have a great day. Allah Hafiz.